नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। बिहार लंबे समय से सही कहिए कि राजनीति के जो है ज्वालामुखी वहाँ समय-समय पर फूटता रहता है और नीतीश कुमार उसके जो है मुख्य अभिनेता हैं। आप याद कीजिए कि 2013 के बाद जब नाम अनाउंस हुआ प्रधानमंत्री के तौर पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो बड़ा भूचाल सा आ गया बिहार में और नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़ दिया। बीजेपी के साथ वो सरकार चला रहे थे 2005 से और गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद जो है आरजेडी ने उनका समर्थन किया बाहर से, फिर मांझी जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद फिर जो है 2014 का चुनाव लड़ा उन्होंने, लोकसभा चुनाव अकेले, और उसमें अच्छे परिणाम उनको नहीं आए। फिर 2015 में विधानसभा चुनाव हुए और उस चुनाव में आरजेडी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत मिला दोनों पार्टियों को मिलाकर के गठबंधन जो बना उसको। लेकिन 2017 के बाद फिर उन्होंने अपना साथी बदल लिया और आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के साथ चले गए। चुनाव नहीं हुआ, मध्यावधि चुनाव नहीं हुआ, लेकिन पाला बदल हो गया। जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग थे वो विपक्ष में चले गए, आधे लोग साथी, और जो विपक्ष के लोग थे वो सत्ता पक्ष में आ गए। फिर सरकार जो है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फिर जो है 2020 में चुनाव हुआ विधानसभा का और उसमें नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद फिर उन्होंने जो है 2022 में फैसला लिया कि नहीं, हमको नहीं रहना आपके साथ, और आरजेडी के साथ चले आए और फिर सरकार चली और फिर 17 महीने के बाद फिर सरकार पलटी मार ली उन्होंने वापस, और अब फिर से जो है पिछले महीने की बात है बीजेपी के साथ सरकार बना ली, आरजेडी को फिर किनारे कर दिया। तो जो बिहार के राजनीतिक में जो उठापटक या कहिए कि भूचाल आता रहता है वो नीतीश कुमार लगातार करते रहते हैं और अभी भी कन्फर्म नहीं है कि नीतीश कुमार फिर पलटी नहीं मारेंगे, नीतीश कुमार फिर सरकार में अपने सहयोगी को नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और कहा गया कि नीतीश कुमार पलटी मार है, कहा गया कि नीतीश कुमार अवसरवादी है, कहा गया कि नीतीश कुमार कुर्सी के हैं, कुर्सी कुमार हैं, वो अपना मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये सब करते रहते हैं, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री वही बनते हैं और जो विपक्ष में जाती है जो पार्टी वो उनको गलियाती है। ये जो पलटी मार का जो नाम दिया है वो लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था और 2017 में जब उन्होंने जो है सत्ता बदल ली थी, बीजेपी के साथी हो गए थे, तब लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था। लेकिन बीजेपी उस समय गाली दे रही थी उसके पहले कि ये जो जनता ने जो दिया है, बहुमत दिया है, या जनता ने जो वोट दिया है, जो मैंडेट है, उसका अपमान कर रहा है नीतीश कुमार। फिर आ गए। तो इस तरह से दोनों पार्टियां नीतीश कुमार से परहेज नहीं करती। पिछले दिनों लगातार बहुत सारा लंबा भाषण दिया था बीजेपी के नेताओं ने। अमित शाह ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद, लेकिन फिर दरवाजा खुल गया, फिर नीतीश कुमार साथी हो गए। अभी पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव जी से किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या नीतीश जी अब आएंगे आपके साथ, तो फिर आने देंगे, दरवाजा खुला है? तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि दरवाजा हमारा हमेशा खुला रहता है। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। हमारे साथ बिहार के प्रतिष्ठित पत्रकार, अनुभवी पत्रकार नवेंदु भाई है। नवेंदु भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है पिछले 18 साल से, और खास करके 2015 के बाद जो राजनीति हुई, 2015 के बाद उसमें पलटी कुमार हो गए, वो पलटी मारने वाले नेता हो गए और कहा कि वो विचार के साथ नहीं है, वो कुर्सी के साथ। हालांकि कुर्सी तो उनके साथ हमेशा रहे, इधर रहे चाहे उधर रहे, कहीं कुर्सी में दिक्कत नहीं थी। फिर ये जो छवि पलटी मार की ली, वो क्यों ली, क्यों पलटी मारते रहते हैं नीतीश कुमार? देखिए धनंजय जी, नीतीश कुमार जिस दौर में मुख्यमंत्री बने, तो उस दौर की एक बात खास है, अगर वहां से उठाएं यानी कि उनकी जड़ों को अगर समझने की कोशिश करें तो फिर बात समझ में आएगी कि आखिर वो पलटी क्यों मारते रहते हैं। तो देखिए, एक ही धारा और एक ही दिशा में सब चल पड़े थे। नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास पासवान हो, तो ये सब जो है जेपी आंदोलन की पैदाइश है लोग। और जेपी आंदोलन से जो युवा नेताओं की एक
फौज खड़ी हुई तो उस फौज में एक नीतीश कुमार भी नाम थे। और नीतीश और लालू की दोस्ती जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन के जमाने से थी। और इस तरीके से लालू प्रसाद कहते भी हैं कि मैं ये था अध्यक्ष था और मेरा सेक्रेटरी था सुशील मोदी, नीतीश कुमार जो है मेरा वो प्रस्तावक था। तो इस तरीके से थे, लेकिन ये सारे लोग एक साथ चले। विचारधारात्मक स्तर पर जो वैचारिकी की जमीन है उस जमीन पर सुशील मोदी वगैरह ये अलग हो गए। और चूंकि वो जेपी आंदोलन भी था तो उसमें भी आपको मालूम ही होगा कि जनसंघ का एक वो धड़ा जनसंघ के नेताओं का था। तो जब जेपी आंदोलन में जनसंघ के नेताओं को जब उन्होंने शामिल किया और फिर तब वो दो दलों की सदस्यता का सवाल आया तो फिर उस सवाल पर भी उस समय की जनसंघ जो है वो पहले तो अड़ गई और उसके बाद फिर उसने कहा कि ठीक है हम मान लेते हैं। तो वो जेपी की जो जनता पार्टी है उसमें वो शामिल हुई। लेकिन जनसंघ के तौर पर उन्होंने इसको दिल से मंजूर नहीं किया था। वैचारिकी के स्तर पर बीजेपी जनसंघ से जुड़े नेताओं ने, जिसमें अटल जी, आडवाणी, बिहार में कहें तो सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद वगैरह तमाम लोग थे। और अंततः जो है ये लोग अलग हो भी गए। लेकिन उसी दौर में वैचारिकी की एक दूसरी जमीन जो है वो जिस पर चल रहे थे, जो सोशलिस्ट एक आइडियोलॉजी से आती थी, जिसमें लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और फिर रामविलास पासवान और फिर इनके जो तमाम नेता थे उस दौर के, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, तो ये सारे लोगों को लेकर के एक जो सोशलिस्ट मूवमेंट जो बिहार में एक उसकी जमीन रही, उसकी पृष्ठभूमि रही, तो वहां से चले। बहरहाल तो जो जेपी आंदोलन के बाद जो चुनाव हुए और पहला चुनाव जो हुआ जिसमें इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई, तो वो 1977 का, तो उस चुनाव में लालू प्रसाद तो जीत गए, नीतीश कुमार हार गए। और नीतीश कुमार हारे तो फिर वो बाद में आकर के आप समझ लें कि 85 में वो जीते। तो पहली दफा विधायक बनकर आए वो। और हमको याद है कि उस समय जब वो विधायक बनकर आए थे तो अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवानंद तिवारी, गौतम सागर राणा, मंगनीलाल मंडल और नीतीश कुमार, ये सब लोग जो है पटना का जो विधायक क्लब है तो उसी में अगल बगल सबकी वो रूम कोठरी मिली हुई थी। नीतीश बहुत ही शांत किस्म के नेता उस समय थे, बहुत चुप्पा जिसको बोलते हैं, चुप्पा वो शुरू से थे। लेकिन राजनीति में वहीं से एक पिछड़ना शुरू हुआ उनके अंदर, जो कि सारे नेता जीतते गए, रामविलास पासवान भी जीत गए सब, लेकिन नीतीश कुमार देर से जीते। और न सिर्फ विधायक वो देर से जीते बल्कि सांसद में भी वो देर से आए। तो ये एक कहीं ना कहीं मुझे एक लग रहा है कि राजनीतिक दोस्त तो सब थे, लेकिन एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है वो, जिसे 3 इडियट्स फिल्म है ना कि दोस्त की सफलता पर दोस्त को ही अच्छा नहीं लगता है, तो वही मामला है। तो उस आधार पर एक चला, लेकिन फिर भी नीतीश और लालू की दोस्ती बहुत गाढ़ी रही। और लालू प्रसाद तब तक जो है बिहार में, जब उन्होंने 89 में जब गवर्नमेंट आई, 90 में वो सरकार पूरे तरह से फॉर्म में आ गई थी लालू प्रसाद की, तो नीतीश कुमार उसके साथ ही रहे। लेकिन धीरे धीरे जो जलवा लालू का था और जो जनता पार्टी का शासन था, जनता पार्टी के शासन में जिस तरीके से एक तमाम युवा नेता जो कि पहले आंदोलन में थे अब वो रूलर थे, वो शासन कर रहे थे, तो उस लिहाज से नीतीश की जो आकांक्षाएं हैं जो दबी हुई या कहे कि पिछड़ी हुई मतलब इस सेंस में कि वो पिछड़ गए थे, तो फिर वो भी धीरे धीरे वो एक शेप लेने लगा, कुलांचे मारने लगा। इस बीच एक बात ये हुई कि लालू प्रसाद की जो शैली थी कार्य करने की, उस शैली को लेकर के एक वितंडा, एक विवाद जो है वो खड़ा हुआ उस दल में, पार्टी में। और फिर कई नेताओं का ये मानना था कि ये लालू की शैली जो है वो एक उस तरह से राजा वाली है और एक मनमानी वाली है, और फिर जो है वो लोकतंत्र के तरह से नहीं सोचते हैं, और एक कहीं ना कहीं अपने को सेल्फ प्रोजेक्शन करने की है। तो वो सारे आरोप इस तरीके से लगते गए। और फिर भ्रष्टाचार के मामले भी धीरे धीरे अब आने लगे। उनके पहले सत्र में ही समझ लीजिए कि
चारा घोटाला जैसा एक मामला धीरे धीरे उभर कर या दबे हुए अंदाज में सामने आने लगा। मैं उस समय, मुझे याद है, मैं नवभारत टाइम्स में था और आलोक मेहता हमारे एडिटर थे। तो पहली स्टोरी जो है वो प्रभात खबर में रांची से, और फिर जो है नवभारत टाइम्स पटना में वो छपी। तो अब धीरे धीरे ये चीजें बनने लगी थी। लेकिन लालू के पास जो बिहार का सामाजिक आधार था, वो सामाजिक आधार इतना मजबूत और उनको सपोर्ट देने वाला था कि बाल न बांका कर सके जोग जग बैरी होए, जैसे वो मामला था कि फिर लालू को हिलाना बड़ी मुश्किल था। तो वैसे में फिर ये जनाधार में, जो जनाधार के नेता लालू माने जाते रहे, तो इस जनाधार में इसके गर्भ में क्या था, भ्रूण क्या था, वो भ्रूण था न्यूक्लियस जो है, वो था कहीं ना कहीं बिहार का जातीय जनाधार, जिसको यादव बहुल जनाधार जो है, और फिर एक सेकुलर जो छवि जो जनता पार्टी की भी थी, जेपी की भी थी, फिर उसकी सरकार की भी रही, तो उस नाते मुसलमानों की एक बड़ी तादाद। तो ऐसे में नीतीश कुमार आते हैं कुर्मी जाति से, तो उस लिहाज से इनको ये लग रहा था, कंफ्यूज थे शुरू में नीतीश कुमार। हम लोग काफी उस दौरान जो है बातें होती थी, और नीतीश तो अभी मैं जहां रहता हूं पटना में, ठीक मेरे घर के पीछे वो रहा करते थे ललन सिंह के साथ, तो मिलना जुलना बहुत होता था। तो उनके अंदर ये एक कंफ्यूजन था कि अगर जनाधार में अगर जातीय वोटों का गणित लगाएं तो उसमें तो बहुत हम पार पाएंगे नहीं। एक जो है वो कुर्मी जाति का वोट बैंक कितना होगा, और अगर मान लीजिए कुर्मी कुशवाहा यानी कोयरी कुर्मी का एक कॉम्बिनेशन जो बिहार में बहुत चला है जगदेव बाबू के जमाने से, फिर जो है वो सोशलिस्ट मूवमेंट में भी, तो वो फिर उस तरीके से एक उम्मीद करते रहे कि कोयरी कुशवाहा कुर्मी का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो बात बन सकती है। लेकिन फिर भी उनको लग रहा था कि संख्या कम है। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि सतीश कुमार, जो खुद एक नेता जुड़े हुए थे, समाजवादी धारा से ही थे, वो जनता पार्टी, फिर वो जनता दल में वो भी रहे, तो सतीश कुमार सिंह ने एक रैली बुलाई गांधी मैदान पटना में, और सतीश कुमार, हाँ, तो सतीश कुमार ने, और फिर सारे वैसे नेताओं को उन्होंने आमंत्रित किया, और जिसमें कुर्मी जाति के, कोयरी जाति के नेता थे। नीतीश कुमार कहीं न कहीं उस रैली को लेकर के अनजान थे, ऐसा नहीं था, बिल्कुल उनकी भी जानकारी में था। लेकिन नीतीश को उम्मीद नहीं थी कि सतीश कोई बहुत ऐसी कोई सफल रैली कर पाएंगे या बड़ा रैली कर पाएंगे। लेकिन हमको याद है उस समय भी हम लोग चूंकि कवरेज में गए थे नवभारत टाइम्स के ही, और हेडिंग भी एक लाइन लगाया था हमारे संपादक ने, अरुण रंजन थे शायद उस समय, और उन्होंने लगाया था कि कुर्मी चेतना की धमक। तो वो जो रैली हुई, वो रैली में भारी भीड़, माने अपार भीड़ समझ लीजिए, और एक जो लालू का 5 साल का जो शासन हो चुका था, तो सेकेंड उसमें सत्र उनका चल रहा था, दूसरे उसमें थे 5 साल के बाद 7वें साल में, तो वो एक धीरे धीरे, एक तो एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वह भी चलती है, फिर जो जैसा मैंने बताया भ्रष्टाचार को लेकर के, लालू के अंदाज शैली को लेकर के, खुद जो जनता परिवार के नेताओं में भी बहुत तरह के अंतर्विरोध मतभेद होने लगे, जिसमें जॉर्ज भी शामिल रहे, सब लोग थे। तो ये धीरे धीरे, लेकिन कुर्मी चेतना रैली जो अपार भीड़ के साथ जो गांधी मैदान में संपन्न हुई, नीतीश को तब लगा कि ये मिल गया एक किनारा। तो ऐसे में फिर नीतीश उस रैली में शामिल भी हुए, वो गए, और उसके बाद से फिर एक कहानी शुरू हुई कि लालू के पैरेलल एक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक जात जमात के नेता के तौर पर उन्होंने भी अपनी एक जगह बनाई। तो यहां से अब एक उम्मीदें और आकांक्षाएं भी वो और ज्यादा पलने लगी, बढ़ने लगी, उमंगें और जवान हुई नीतीश कुमार की। तो फिर तो ये असल मूल तत्व है कि नीतीश राजनीति में आए तो, लेकिन राजनीति में आने के दरमियान, राजनीति में जगह मिलने के दरमियान उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, और उनको कई बार वो बड़े ही चुप्पा इसलिए हो जाते थे
कि वो उनको लगता था कि ये वो हार अंदर से कबूल नहीं करते थे नीतीश कुमार, और उनको लगता था ये कि ये हार में क्यों गया, तो हार गया तो इसलिए छोड़ो इसको राजनीति। तो याद होगा आपको कि जब समता पार्टी उन्होंने बनाया था बड़ी उम्मीदों से, और समता पार्टी भी जब चुनाव में सिर्फ 5-7 सीटें ही ला सकी, तो उस समय भी बड़े क्षुब्ध हो गए नीतीश कुमार और कहे कि अब मैं ये राजनीति करूंगा, और वो दिल्ली फिर वो चले गए। तो बिहार की राजनीति से एक मोहभंग जैसी स्थिति तो ये करते हैं। जब फिर मान लीजिए कि 14 में जब नरेंद्र मोदी ने हरा दिया, तो फिर हाँ नहीं हाँ एक लाइन, तो फिर देखिए आपने वहां भी वो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़कर मांझी को बैठा दिए। तो मैं ये दरअसल कह रहा था, कंक्लूड करता हूं इस सवाल को, कि नीतीश कुमार उस तर्ज पर सत्ता में रहने की गुंजाइश, कुर्सी पर बने रहने की गुंजाइश, कुर्सी में पिछड़ नहीं जाए, ये एक इस मिजाज के, इस सूत्र और सिद्धांत के नेता ये शुरू से हैं, अगर उनकी अतीत में जाकर झांकें आप तो, और जिसका अब जाके वो और ज्यादा बड़े रूप में, और कहें कि और थोड़े से उस तरीके से कि विवादित रूप में उसका जो है फल प्रतिफल दिखाई दे रहा है। जी धनंजय जी, मैं एक सवाल वहां से ले रहा हूं वापस, जो कुर्मी चेतना रैली हुई थी सतीश कुमार जी ने किया था। अच्छा, संजोग बतलाता हूं मैं आपको भाई साहब कि सतीश कुमार हमारे इलाके से विधायक थे। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र से, अस्थावा से, बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसी विधानसभा क्षेत्र का हूँ, और हमारा गांव उस विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा गांव माना जाता है, मतलब ताकतवर। बिल्कुल, अस्थावा बहुत है, मैं भी गया हूँ वहाँ। हमारा गांव बिंद है, सिद्धेश्वर प्रसाद वहाँ के हुआ करते, हाँ सिद्धेश्वर प्रसाद वहाँ के हुआ करते थे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो उस समय जब भगवत आजाद के समय में वो रहे थे मंत्री, ऊर्जा मंत्री थे और सह कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है सतीश कुमार बड़ा उसके रहे, एक प्लेटफॉर्म मिला सतीश कुमार की वजह से नीतीश कुमार को, लेकिन सतीश कुमार और नीतीश कुमार में भी बनी नहीं। तो सतीश कुमार को कुछ दिन लेके चले, फिर उनको किनारे कर दिया उन्होंने। उसके पीछे क्या कहानी जानते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ देखिए, उसमें जब वही कहानी वही थी, नीतीश कुमार का कंट्राडिक्शन जो है वो वहीं से नहीं शुरू हुआ। देखिए, एक विजय कृष्ण नाम के उनके दोस्त भी हुआ करते थे, वो भी बिहार सरकार में मंत्री थे, बाढ़ से वो जीतते थे सांसद, भी थे वो, पहले ये हराए, फिर ये हराए, बिल्कुल, और उनके जिगरी दोस्तों में से थे नीतीश कुमार के। लेकिन वहां भी विजय कृष्ण आगे निकल गए, और विजय कृष्ण जीत जाते थे, नीतीश कुमार हार जाते थे। तो एक नीतीश कुमार की ये जो राजनीतिक जीवन की एक जो कहानी रही है हार जीत की, और उसके चलते एक जो कुंठा भी अगर कह सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक जो पनपी, और इस कारण से उन दोस्त जो थे वो दोस्तों के साथ भी नीतीश स्टेप बाय स्टेप जो है वो गलबहियां तो किया उन्होंने, लेकिन उसको दूर भी करते गए। तो एक तरह से कहें कि बिछड़े सभी बारी बारी। तो सतीश कुमार के साथ जो दोस्ती हुई, तो सतीश कुमार ने उनको मंच पर न्योता दिया था, और नीतीश गए। लेकिन नीतीश वहां जाने के बाद नीतीश को लगा कि ये है गुंजाइश, तो जाहिर तौर पर सतीश कुमार भी, उनका कोई ये नहीं था कि सतीश ही नेता बने। नीतीश, चूंकि नीतीश ज्यादा सुर्खियों में थे, ज्यादा चर्चित नेता शुरू से रहे हैं ये लोग युवा नेताओं में, तो वो जमीन जो है नीतीश कुमार ने उस पर काम करना शुरू किया। और ये भी कहा जाता है कि सतीश कुमार भी चाहते थे कि नीतीश कुमार लीड ले, बुलाया बिल्कुल बिल्कुल गया था कि आप लीड लो, हम उस लेवल के नेता नहीं है, आप उस लेवल के नेता हो सकते हो। जी बिल्कुल। तो ये सतीश कुमार ने वो जुटान तो कर दी, लेकिन सतीश कुमार खुद भी चाहते थे, और नीतीश के स्किल उनमें है, इससे किसी को इनकार नहीं था। तो उस तौर पर आगे बढ़े, लेकिन फिर आगे बढ़ते हुए वही होता है कि नीतीश को जो आकाश मिला फिर बिहार की राजनीति का, तो उस आकाश में वो उड़ते चले गए और सतीश पीछे छूट गए। सतीश के साथ कंट्राडिक्शंस की अंदरूनी वजह क्या थी, ये मैं बहुत उस पर तवज्जो अभी फिलहाल नहीं देना चाहता, लेकिन वो चलिए वो निकल गए। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार देखिए विधायक बनने के बाद, और कुर्मी चेतना की रैली हुई, फिर बाढ़ से जो है संसदीय चुनाव इन्होंने लड़ा। बाढ़ से संसदीय चुनाव में पिछड़ जाते थे वहां भी नीतीश कुमार, तो विजय कृष्ण निकल गए। विजय कृष्ण राजपूत समाज से आते थे,
और दोनों में दोस्ती थी। तो नीतीश तो समाजवादी सोच के थे। एक वाकया मैं यहाँ याद करना चाहूंगा कि आपने कहा कि वो दोस्ती क्यों सतीश से छूट गई या विजय कृष्ण से, या फिर आगे भी आकर आप देखें तो तमाम जॉर्ज से लेके शरद से लेके तमाम वो छूटती ही चली गई। तो उसमें था क्या कि विजय कृष्ण जीत जाते थे और चुनाव में वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार लगे रहते थे। तो अपने चुनाव में भी तो एक आदर्श रूप इनका था, नीतीश कुमार का शुरू से एक राजनीति का आदर्श रूप, यानी कि राजनीतिक सूचिता जिसको बोलते हैं कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं, बूथ लूट बूथ कब्जा ये सब नहीं। उस समय तो चुनावी हिंसा का भी विहार था। तो इन सब चीजों से नीतीश कुमार का परहेज था बिल्कुल इसमें। तो एक वो मोरल एक पॉलिटिक्स जो कहेंगे, और फिर एक जो है मोरल पॉलिटिकल लीडर या फिर जेंटलमैन लीडर के तौर पे वो धीरे धीरे खड़े हुए, और ये चीज उनके लिए प्लस होता गया एक छवि के तौर पर। इसीलिए देखिए आगे की चर्चाओं में भी हम लोग आपस में जब भी बात की है तो मेरा एक अभी भी मानना है कि उनके इमेज का सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण आज भी हो गया है। तो खैर उस पर आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से नीतीश इस तौर पर डेवलप हुए, और इस तौर पर डेवलप हुए तो लालू से अलग करके उनको लोगों ने देखा। लालू जहां एक बिल्कुल मास लीडर के तौर पर, एक भदेश नेता के तौर पर बिहार में उन्होंने एक जगह बनाई, दिल मतदाताओं के दिलो दिमाग में बसे, लेकिन ठीक नीतीश कुमार ने एक पढ़े लिखे, एक भद्र और एक सलीके के और एक सलाहियत वाले नेता के रूप में अपनी छवि बनाई उन्होंने। तो यहां से सीधे एक पैरेलल जो है लालू के मुकाबले एक दूसरी छवि लेकर के नीतीश कुमार धीरे धीरे खड़े हो गए। लेकिन मैं आ रहा था आपको कि बाढ़ संसदीय क्षेत्र, तो बाढ़ संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के भी उनके जो तौर तरीके थे, जो सिद्धांत, जो मान्यताएं थी, वो एक वही मान्यताएं थी जो लोकतंत्र में होना चाहिए, लेकिन पछाड़ खा जाते थे नीतीश कुमार। तो एक बार का वाकया याद है कि उनसे नीतीश कुमार से कई बार लोग बोलते भी थे, उनके जो समर्थक थे, जो उनके बूथ मैनेजर्स थे, जो उनके कैंपेनर थे इलेक्शन में, कि कुछ किया जाए मतलब कि ऐसे नहीं होगा, ये गांधी बाबा की तरह लड़ने से चुनाव नहीं होगा। तो नीतीश उसको मना कर देते थे कि नहीं, ये सब चीजें नहीं चाहिए। ये हम लोग चूंकि कवरेज में भी जाते थे लगातार और क्षेत्र में काफी दिनों तक रहना होता था। वो जमाना था जब बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे और बूथ लूट लिए जाते थे, गोलियां चलती थी। मैं उस समय बिल्कुल हो रहा था, बिल्कुल। तो वो वोटिंग का जो तौर तरीका था, तो उस तौर तरीके पर ये घटनाएं आम हो चली थी और बिहार बदनाम हो चला था कि बूथ लूट, हिंसा। फिर एक वो भी बात आई कि लालू प्रसाद का जो जनाधार बढ़ा, जो नेता बने, मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, तो लालू प्रसाद लगातार जीतते गए। तो उसको एक मुहावरा भी तब आया कि बैलेट बॉक्स से जिन निकला है, जिन। तो वो जो वोट का जिन जो निकलता था, तो इस तौर पर वो वोटिंग बदनाम भी हुई। तो ये नीतीश कुमार उस तर्ज पर नहीं चलना चाहते थे। लेकिन जो फाइनल चुनाव हुआ, जिस चुनाव में नीतीश कुमार जीते, तो वो चुनाव था जिसमें आपको ध्यान होगा कि सीताराम सिंह का मर्डर हुआ, और उस सीताराम सिंह के मर्डर केस में कहीं ना कहीं घूम फिर करके नीतीश को भी एक आरोपी के तौर पर आरोपित कराया उनके जो भी प्रतिद्वंदियों ने, या फिर जिस तरीके से जो राजनीति है। उसमें एक मैं इंटरप्ट करूंगा, एक सवाल ये था भाई साहब, उस लोकसभा चुनाव में जीते थे, वो हराया भी था सिद्धेश्वर प्रसाद को, जो पहले नालंदा से खड़े होते थे। वो नरसिम्हा राव के चुनाव की बात है, जो नरसिम्हा राव हार गए, नहीं जीते, सॉरी नहीं, नरसिम्हा राव उसमें शायद जीते थे और सिद्धेश्वर प्रसाद हार गए थे, ये जीते थे, नीतीश कुमार जीते थे उसमें 91 वाले चुनाव में, 91 वाले में। तो उसमें आप समझ लीजिए कि वो फिर वो जीत कर आए, तो वो जीत कर आए जो, तो उसमें एक बात क्षेत्र में आज भी लोग बताते हैं कि उसमें फिर नीतीश कुमार से ये फिर पूछा गया कि क्या किया जाए। ये फिर देखिए, फिर अब 5 साल बाद ही स्थिति बनेगी। तो नीतीश कुमार मौन हो गए, चुप लगा गए,
उन्होंने कुछ नहीं कहा कि क्या करना है नहीं करना, चूंकि वो तो नहीं करने के ही पक्षधर थे और चुनाव लड़ते थे। लेकिन उस चुनाव में उन मौन लगा गए, चुप, न हाँ न ना, न मना करना न वो करने की इजाजत देना, ऐसा कुछ भी अनफेयर नहीं, तो वो चुप लगा गए। ठीक उसी तरीके से कि जैसे नरेंद्र मोदी बहुत सारे सवालों पर चुप लगा जाते हैं, जब महिला पहलवानों का आंदोलन हो तो, या फिर किसानों का आंदोलन हो तो, या कोई और बड़ा इशू हो तो वो चुप लगा जाते हैं। तो नीतीश, मणिपुर हो तो ये एक डीएनए दोनों का बहुत कुछ मिलता जुलता है। मैं कभी आप उस पर कोई बात कीजिएगा तो चर्चा की जाएगी। तो उस तौर पर नीतीश कुमार जीत कर आए और फिर संसद पहुंचे। तो और एक बार और जो है नीतीश कुमार जो जीते, तो उस समय केंद्र में आडवाणी जी थे मंत्री, और आडवाणी के बड़े ही प्रिय एनडीए में रहते हुए जब जीते थे नीतीश कुमार, तो वो प्रिय थे भी। तो वो इलेक्शन तो लगभग मैंने उसमें बहुत कम मार्जिन से नीतीश कुमार जीते। हाँ, 2000 के आसपास, हाँ बिल्कुल। तो उसमें फिर बहुत ही कम वोटों से, और फाइनली उस समय जनता दल से शायद विजय कृष्ण ही थे। हाँ, विजय कृष्ण थे, वो उनका ही हाँ, उनका ही चुनाव था, विजय कृष्ण थे। और मुझे लग रहा है कि शायद वो 95 का चुनाव था। हाँ, 95 का चुनाव था। वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री बने थे पहली बार। बिल्कुल बिल्कुल, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, और 95 के चुनाव में टीएन शेषन चुनाव आयुक्त के तौर पर आ गए थे, और बिहार की जो बूथ लूट हिंसा, चुनावी हिंसा है, इस पर कसकर डंडे उन्होंने चलाए थे, और बिहार का चुनाव लंबा खिंच गया था। तो एक फेयर इलेक्शन की बात थी। उसमें जब रिजल्ट मतगणना के दिन का वो चर्चा बड़ी आम थी, चूंकि नीतीश का रिजल्ट जो है वो देर से हुआ, फिर वो हुआ कि अंतिम दौर में नीतीश हार रहे हैं, तो हार रहे हैं ये होने लगा। लेकिन आखिरकार नीतीश जीत गए। तो उसमें ये आम चर्चा सत्ता के गलियारों में भी थी, बाढ़ संसदीय क्षेत्र में, और पटना में ही चूंकि वो काउंटिंग हो रही थी, तो पटना में भी इस बात की चर्चा थी कि आखिरकार जो है अब उनको आडवाणी जी ने जो है वो उस तरीके से जिताने में एक तरह से कहे कि मदद की सहायता की। तो नीतीश कुमार का जो राजनीतिक जीवन में जो संसदीय चुनाव का जो जीवन है, जो वो पार्ट है, आप देखेंगे कि वो चुनाव वाला पार्ट, तो चुनाव वाला पार्ट बहुत सुखद नहीं रहा। वो कोई बहुत सफलतम नेताओं में से कि चुनाव लड़के जैसे रामविलास पासवान के रिकॉर्ड वोट से जीतते हैं, लालू प्रसाद रिकॉर्ड वोट से जीतते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस रिकॉर्ड वोट से जीतते हैं। तो वो स्थिति नीतीश कुमार की टोटल जितने चुनाव उन्होंने लड़े होंगे, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जनता के एक एकदम लाडले दुलारे नेता थे और जीत करके भारी मतों से आ जाया करते थे। लेकिन नीतीश का जो, हालांकि भाई साहब, जब नालंदा से लड़ने लगे चुनाव, पहले तो मुजफ्फरपुर से लड़ते थे, जब नालंदा जो चुनाव लड़ने लगे तो नीतीश का इलाका था नालंदा। बिल्कुल, नालंदा से वो खुद लड़े, जॉर्ज को लड़ाया, खुद लड़े, बाढ़ से ही लड़ते रहे, और लगातार बड़े वोट से अंतर से जीतते थे जॉर्ज फर्नांडिस। कोई टिकता बिल्कुल नहीं, नीतीश बहुत अच्छे मैनेजर थे इलेक्शन के, समझ लीजिए। वही नहीं, जब बांका से मधुलिमेल चुनाव लड़ने आए, तो उसमें भी जो युवा जो समता है उसके नेता रहे नीतीश कुमार, एक यूथ विंग, बहुत पावरफुल यूथ विंग चलाया इन्होंने। तो जो समता की राजनीति थी सोशलिस्ट पार्टी में, वो उस धारा में, तो फिर वो बहुत अच्छे एक इलेक्शन मैनेजर के तौर पर नीतीश की पहचान रही। लेकिन वो चुनाव जब लड़े तो उनको कई बार जो है डगर बड़ी पनघट की, वो कठिन रही, कभी जीतना कभी हारना, तो ये था। लेकिन उन्होंने जब सत्ता उन्होंने हासिल की, तो सत्ता हासिल करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो डगर उन्होंने पकड़ी,
तो इस डगर में शायद मुझे लग रहा है, और मेरा ये मानना है, कई वैसे जो पुराने राजनीतिक विश्लेषक, जो हम लोगों के पुराने पत्रकार बड़े भाई रहे हैं, या फिर कहे कि समकालीन पत्रकार ही रहे हैं, अगर बाहर जो चले गए राष्ट्रीय ख्याति के रहे, तो उन लोगों से भी चर्चा अभी भी होती है। तो वो उन लोगों का भी ये मानना है कि नीतीश कुमार ने जब सत्ता थामी, जब कुर्सी थामी, तो उस कुर्सी में पर बैठने के बाद उनको जैसे पहले एक कन्फ्यूजन बना रहता था कि हम जाति जनाधार के नेता बनेंगे कि नहीं, जैसे ये कन्फ्यूजन बना रहता था कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि घटनाएं जिस तरीके से उनके राजनीतिक जीवन में हार जीत की घटती थी, तो उसी तरीके से उनको ये लग गया कि चुनाव का झमेला जो है ये वाकई कठिन है, क्योंकि उसमें जो जितने साम दाम दंड भेद और फिर हिंसा वगैरह वगैरह, जो पूरी एक जो है आचार संहिता का भयानक उल्लंघन, ये सारी चीजें हैं। तो उसमें जाने के बजाय मुझे लगता है कि उन्होंने कुर्सी जब पकड़ी तो उन्होंने सोचा कि ये इतना हेडेक कौन ले, कुर्सी कैसे बचाया जाए, इस पर सोचा जाए, और एक बार कुर्सी मिल गई तो उस कुर्सी को छोड़ा नहीं जाए। तो ये जतन जो है, तो यहां देखिए नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो इंजीनियरिंग में उन्होंने उस जरिए न सिर्फ बिहार की सड़कों, पथ परिवहन, इसमें इंजीनियरिंग उनकी दिखाई देती है, बिहार के सामाजिक राजनीतिक जो गणित है, जो वोटरों का, उसमें उनकी इंजीनियरिंग दिखाई देती है, जो सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो उसी तरह से उनकी पॉलिटिकली इंजीनियरिंग भी, पॉलिटिकल इंजीनियर भी नीतीश कुमार एक छवि लेकर के अब एक अपना वो बना चुके हैं, अगर कहें तो उस तौर पर एक आप ये उपनाम भी उनको दे सकते हैं। तो वो कि कैसे बिना चुनाव लड़े, आप सोचिए कि 2000 में जब उनकी पहली सरकार बनी थी, और बहुत कम समय के लिए बनी थी, 1 हफ्ते के लिए, और उसके बाद जो है समझ लीजिए कि पिछले फिर 2005 में उनकी सरकार फाइनली आई, जब से ये इनकी यात्रा एक धारावाहिकता में शुरू हुई। चुनाव नहीं लड़ा नीतीश कुमार ने, एमएलसी बन करके विधान पार्षद, यानी कि जो अपर हाउस है, उस अपर हाउस से, यानी बैकडोर पॉलिटिक्स जो है उसके जरिए, और उसी तरह से इनके दोस्त जो इनके बीजेपी में बहुत दिनों तक इनके लक्ष्मण बने रहे, सुशील मोदी, तो सुशील मोदी भी राम से ही सीखा उन्होंने भी, और वो भी चुनाव नहीं लड़ते थे, और वो भी एमएलसी बनकर ही रहे। तो एमएलसी बनते हुए बिना फील्ड में लोकतंत्र के बड़े नेता और हिमायती, आज संविधान के हिमायती, जो बोलते हैं कि राजनीतिक शुचिता, 0% करप्शन को लेकर के, ये क्या बोलते हैं, इंटॉलरेंस जो है वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ये सारी चीजें, लेकिन आप एक जन नेता जो विधानसभा लोकसभा के जरिए जो चुन के आते हैं, जो सीधे डायरेक्ट पब्लिक कांटेक्ट में पॉलिटिक्स करते हैं, दो पॉलिटिक्स है ना, कि वो एक सीधे पब्लिक कांटेक्ट में रह के पॉलिटिक्स करना, और एक जो है नीतियों और फंड और कोष के जरिए फिर वो पॉलिटिक्स करना, जो राज्यसभा और विधान परिषद से होती है। तो नीतीश कुमार उस पॉलिटिक्स में शायद वो अपने को तौल चुके थे, और उन्हें लगा कि इस पॉलिटिक्स में बहुत पार नहीं पाएंगे, कभी मार भी खा सकते हैं, और मार खाएंगे तो लालू प्रसाद की तरह सत्ता भी जाती रहेगी। तो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग, उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को फिर साधा, और उस साधने में वो बिना चुनाव के कुछ सत्ता में बैठे रहा जाए, ये तय किया। गठबंधन राजनीति का जब भारत में दौर शुरू हुआ, उस दौर में फिर बिहार में और सारे राज्यों में वो गठबंधन राजनीति एक हवा बन करके चारों तरफ सब राज्यों में तारी हो गई। तो ये गठबंधन राजनीति नीतीश की राजनीति के लिए अच्छा खासा खाद बीज का काम किया, और इस गठबंधन राजनीति के वजह से नीतीश ने फिर अपनी इंजीनियरिंग में वो एक सितारा ऐसा जोड़ा कि चाहे जैसी हो, हर बार हर गठबंधन को जरूरत नीतीश की महसूस हो। तो वो सितारा क्या था, ये एक संक्षेप में मैं इस चर्चा करना चाहूंगा, जो मुझे लगता है धनंजय की जो वो सितारा क्या था। सवाल क्या था, लेकिन चूंकि आप खुद ही वहां सवाल खड़ा कर दिए तो आप ही कंटिन्यू कर दीजिए उसको। बिल्कुल।
अच्छा, ठीक है। तो वो सितारा क्या था? तो वो सितारा देखिए, दो बातें थी। एक तो ये कि गठबंधन राजनीति में हर बार नीतीश, चाहे वो आइडियोलॉजी के आधार पर या वैचारिकी के आधार पर धुर विरोधी गठबंधन ही क्यों न हो, यानी कि उस तरीके से लालू प्रसाद, कांग्रेस, इसके जुड़े हुए जो गठबंधन है, तो लालू प्रसाद क्लियर कट है कि लालू प्रसाद एक ऐसे नेता हैं, अपने समय में ही बन गए थे, और आडवाणी की गिरफ्तार, उनके रथ रोकने के बाद तो बिल्कुल साफ हो चुका था कि इस देश में लालू प्रसाद जैसे सेकुलर नेता नहीं है और उनकी सेकुलरिज्म का जवाब नहीं है। तो वो एक सेकुलर पॉलिटिक्स, कांग्रेस की अपनी सेकुलर पॉलिटिक्स, तो ये सब जो, तो सेकुलर और नॉन सेकुलर, यानी कि दूसरी तरफ सांप्रदायिक धर्म की राजनीति, तो ये दोनों दो वैचारिकी बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन इन दोनों वैचारिकी के गठबंधन में नीतीश जो है अपनी वो नाव खेते रहे, फिर कहे तीर चलाते रहे। तो ये कैसे हुआ? तो ये दरअसल ऐसे हुआ, इसमें एक सितारा देखिए जो टांका उन्होंने अपने कंधे पर, वो सितारा था एक जो छवि का, एक इमेज कि एक नेता की छवि कैसी होनी चाहिए, जिस छवि को पुराना भारत या कहे कि हमारी पहले की पीढ़ियां जो है, और फिर आज भी हम लोग याद करते हैं कि मान लीजिए कि नेहरू, पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तो इस तरीके से तमाम जो छवि रही नेताओं की, लाल बहादुर शास्त्री हो, तो इस छवि का क्षरण जो आधुनिक राजनीतिक दौर में हो रहा था, तो इस छवि के क्षरण के बीच, और बिहार में खास तौर पर जिस तौर पर लालू प्रसाद ने राजनीति की, और लालू प्रसाद ने एक भदेश और लाठी, तेल और वगैरह वगैरह सारे विम्ब और मुहावरे उन्होंने गढ़े आम जनता तक अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और उस कनेक्टिविटी को बढ़ाने में लालू प्रसाद सफल भी हुए। तो ऐसे दौर में नीतीश कुमार एक पढ़े लिखे, एक भद्र, एक सलीके से बोलने वाला नेता, हिंदी भी बोलने वाला, इंग्लिश भी बोलने वाला, और इस तौर पर अपने पहनावे ओढ़ावे को लेकर के भी एक सलीकेदार एक छवि उन्होंने अपनी गढ़ी, और वो छवि सीधे सीधे जाकर के लालू राज से टकराई, लालू के तौर तरीके से जाकर के टकराई, और वहां जब टकराई तो उसको और मार्क्स मिले। तो मार्क्स ऐसे मिले कि फिर एक, मैं जो कहता हूं नीतीश कुमार के बारे में, वो कि जेंटलमैन द पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन द जेंटलमैन। तो ये एक मुहावरा लेकर के नीतीश कुमार सामने आए, और इस छवि ने उनको बहुत फायदा पहुंचाया। इस छवि के बदौलत क्या हुआ? जाति जमात के वोट तो जुटे ही, मान लीजिए कि कुर्मी, कोयरी, ये वोट तो जुटे ही, लेकिन जो भद्र लोग के वोट हैं वह भी इनके पास धीरे धीरे आए, और जो लोग लालू प्रसाद के जो राजनीति के जो तौर तरीके हैं, उनसे जो क्षुब्ध लोग थे, उससे परेशान बेहाल लोग थे, वो भी आए, और एक तरीका, इस तरीके से नीतीश कुमार जो है एक सर्वग्राह्य नेता, या फिर अपने चारों तरफ जो है उन्होंने एक गोलबंदी तमाम जो जाति धर्म के लोगों की, लेकिन सेकुलरिज्म को लेकर के लालू ही लीडर बने रहे। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने ये था कि अगर सेकुलरिज्म के नेता लालू ही बने रहेंगे, अगर जो बिहार के जो बहुतायत वोटों में यादव और मुस्लिम है, मुस्लिम वोटों को अगर हम अपने तरफ से मतदाताओं को नहीं विश्वास जीत पाए, तो फिर ये राजनीति मेरी बहुत टिकाऊ नहीं होने वाली है। तो ऐसे में नीतीश ने अपना एक सेकुलर रूप भी धरा, और यही एक नया प्रयोग नीतीश कुमार करते हैं राजनीति में, और वो प्रयोग ये था कि धार्मिक राजनीति के गोद में होते हुए भी, धार्मिक राजनीति के, सांप्रदायिक राजनीति के साथ गलबहियां करते हुए भी, उन्होंने सेकुलर पॉलिटिक्स का भी दामन नहीं छोड़ा, अपने बिहार में खास तौर पर।
और एक छवि जब गोधरा कांड हुआ और वहां से जब इस्तीफा दिया, फिर वो रेल दुर्घटना हुई तो उस पर इस्तीफा नीतीश कुमार ने दिया, तो ये सब धीरे धीरे उनके एक जन छवि और कहिए कि सेकुलर छवि को ऐड करता गया, उसमें बढ़ा इजाफा करता गया, उनके जाति जमात के नेता के जो आभा मंडल था उसमें समाता गया बहुत चीज। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक कद बढ़ाया। तो एक तो ये कि छवि का सितारा एक टांका उन्होंने, दूसरा सितारा उन्होंने टांका की सांप्रदायिक और धर्म की राजनीति के बीच भी सेकुलर धर्मनिरपेक्षता की राजनीति कैसे की जा सकती है। तो एक प्रयोग, एक इंजीनियरिंग यहां भी है। तो ये कोई इंजीनियर ही नेता कर सकता है, तो उस तौर पर नीतीश कुमार वो इंजीनियर नेता साबित हुए। और इस आधार पर फिर वो एक यात्रा जो शुरू होती है, अब आगे की कहानी आपके सवाल होंगे तो फिर उसके हिसाब से जवाब दूंगा मैं ये कहूंगा कि ये हमारा 40 मिनट हुआ है, तो मैं इसी बात को दूसरे एपिसोड में ले जाऊंगा और मैं वापस इस पे हम चर्चा करेंगे। अभी रहा सरण्य जी, हम फिर से 2017 से आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए कि आप आए और आपने सारी बातें की, हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। नीतीश कुमार टॉक ऑफ द कंट्री भी बने हुए हैं। मतलब राम जी जब चल रहे थे, राम जी के बाद राम जी की छवि को एकदम जिसे लगता है कि ढक दिया, राम जी की चर्चा बंद हो गई, नीतीश कुमार की चर्चा चलने लगी और लंबी चर्चा चली, पूरे देश में नीतीश कुमार की चर्चा चली। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, हम बात करेंगे। उससे कई राजनीति के कई चेहरे खुलते हैं, हमारे भारतीय राजनीति की कई बातें खुलती है और उभर करके आती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चूंकि नवेंदु भाई वरिष्ठ पत्रकार है और वो पूरे जेपी मूवमेंट को जानते हैं, उनके बाद के नेताओं को जानते हैं और आज तक देख रहे हैं बड़े करीब। मैं धनंजय जी, मैं जेपी मूवमेंट में जेल भी गया हूं और हमारे साथ जो नेता बंद थे, सुबोधकांत सहाय, नरेंद्र कुमार सिंह, ये हरिंदर कुमार, ये सारे नेता हम लोग एक सेल में थे। तो उस तौर पर भी बात करेंगे फिर से आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका। और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।